वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, यानी बेरोज़गारी क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। और हम ये टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं, उसको मापने के तरीके क्या क्या हैं, और उसमें बेरोज़गारी की प्राकृतिक दर क्या होती है कि मतलब पिछले 10 सालों में कितनी बेरोज़गारी हमारे देश में हुई है, उसको मतलब उसका कैसा हम एवरेज निकाल सकते हैं, और बेरोज़गारी की लागत हमें क्या क्या चुकानी पड़ी है कि बेरोज़गारी की वजह से क्या क्या लॉस हुए हैं। नौकरी ढूंढना और संघर्षात्मक बेरोज़गारी के बारे में कि दोनों क्या होती हैं और इसके कारण क्यों होती है ये, और इसकी कम करने की जो नीतियां हैं सरकार ने बनाई हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम बेरोज़गारी होती क्या है। बेरोज़गारी एक व्यक्ति तब बेरोज़गार माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार एवं काम करने के लिए इच्छुक होता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। ये बेरोज़गारी की बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है पर उसे काम नहीं मिल पा रहा, वो बेरोज़गार माना जाएगा। तो ये बेसिकली 3 तरह की होती है। ऐच्छिक बेरोज़गारी, जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्तिगत कारण से विद्यमान मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक नहीं होता। ऐच्छिक बेरोज़गारी होती है कि मतलब किसी को काम तो मिल रहा है पर वो जो उसे वेजेस मिल रही हैं उससे वो खुश नहीं है, इसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा, इसलिए वो बेरोज़गार है। अब अनैच्छिक बेरोज़गारी वह व्यक्ति होता है जो विद्यमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए योग्य तथा इच्छुक होता है, परंतु उसे काम ही नहीं मिलता। तो ये दूसरे टाइप की बेरोज़गारी है कि उसे काम मतलब जो वेजेस हैं उसके लिए वो एक्सेप्टेबल है, तो वो कोई भी कितने भी वेजेस पर काम कर लेगा, पर उसे जो रोज़गार है वो ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो बेरोज़गार है। अब इसको मापने के जो तरीके हैं कि हमारे देश में बेरोज़गारी कितनी है, किस तरह से हम उसको माप सकते हैं। फर्स्ट है श्रम बल। इससे अभिप्राय उन श्रमिकों से है जो वास्तव में काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं, मतलब जो काम में लगे हुए हैं और काम करने के इच्छुक हैं। कार्यबल वह संख्या है जो व्यक्ति वास्तव में काम कर रहे हैं। कार्यबल तथा श्रम बल का अंतर बेरोज़गार व्यक्ति की संख्या का अनुमान बताता है। ठीक है, कार्यबल जो काम कर रहे हैं, श्रम बल मतलब काम करने के लिए इच्छुक हैं, उसके जो माइनस करके जो वैल्यू आएगी और जो आंसर आएगा उतने लोग बेरोज़गार हैं, ये माना जाएगा। अब बेरोज़गारी की दर, यह बेरोज़गार व्यक्ति की संख्या तथा श्रम बल के आकार का अनुपात है। बेरोज़गारी की दर निकालने के लिए हम बेरोज़गार व्यक्ति की संख्या लिखनी है, जितने भी बेरोज़गार व्यक्ति आए हैं, और अपॉन में श्रम बल का आकार कि जो भी श्रम बल है यानी इच्छुक जो है करने के लिए उसको डिवाइड कर दो, तो बेरोज़गारी की दर आ जाएगी। अब थर्ड पॉइंट है सहभागिता दर। इससे अभिप्राय उत्पादन क्रिया में वास्तव में भाग लेने वाली जनसंख्या के अनुपात से है। इसका मान कार्यबल तथा देश की कुल जनसंख्या के अनुपात द्वारा किया जाता है। सहभागिता दर जो निकालते हैं हम इक्वल्स टू कार्यबल जो है, जो कि लोग काम कर रहे हैं यानी रोज़गार में लगे हुए हैं, और कुल जनसंख्या इंटू 100 कर दो, तो सहभागिता दर यानी कि जो हमारे देश की जनसंख्या में सहभागी हैं काम करने के लिए। फोर्थ है बेरोज़गारी पूल। एक व्यक्ति बेरोज़गारी पूल में तब प्रवेश करता है जब फर्स्ट जो इसका रीज़न है तब जब प्रवेश करता है जब कोई नया या पुनः प्रवेश करने वाला व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ देता है। ठीक है, सेकंड है एक व्यक्ति अन्य दूसरी नौकरी की तलाश करता है जब, और थर्ड एक व्यक्ति नौकरी से हटा दिया जाता है जब, और एक व्यक्ति अपनी नौकरी खो बैठता है। ठीक है, उसकी वजह से दूसरे लोगों को फिर उसको बेरोज़गार मिल जाता है। फिफ्थ पॉइंट है बेरोज़गारी की अवधि। बेरोज़गारी की अवधि से अभिप्राय उस औसत संख्या से है जितनी बार एक श्रमिक बेरोज़गार रहता है, अर्थात वह दर जिस पर कोई नए श्रमिक श्रम बल में प्रवेश करते हैं। ये भी एक मेज़रमेंट है जिससे हम बेरोज़गारी नाप सकते हैं। बेरोज़गारी की प्राकृतिक दर। बेरोज़गारी की प्राकृतिक दर बेरोज़गारी की वह औसत दर है जिसके चारों अर्थव्यवस्था दीर्घकाल में घूमती रहती है। एक देश की किसी भी वर्ष के लिए बेरोज़गारी की प्राकृतिक दर अनुमानित वर्ष से पिछले 10 वर्षों की औसत दर है।
मतलब जिस वर्ष हम इसका अनुमान कर रहे हैं उससे 10 साल पहले का वो एवरेज निकालेगा कि उन 10 सालों में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रही है। बेरोज़गारी की प्राकृतिक दर का निर्धारण हम LEU फॉर्मूले से करते हैं। लेबर फोर्स, श्रम बल, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार में लगे व्यक्ति की संख्या, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या। अब इसका एक फॉर्मूला है, माना कि UL बेरोज़गारी की दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, S नौकरी छोड़ने की दर, FO नौकरी तलाश करने की दर। FU = SE, FU = S माइनस S ब्रैकेट L माइनस U। ये फॉर्मूला है जिससे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र कर सकते हैं, 10 साल पहले का अनएम्प्लॉयमेंट निकाल सकते हैं। और जो ये ग्राफ है इसमें दिखाया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो परसेंटेज है और ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि कितने हर वर्ष कितना फ्लक्चुएशन आया है, और जो सबसे ऊंची रेट है वो अनएम्प्लॉयमेंट की इस बीच में रही है, और सबसे कम जो है ये वाली पॉइंट दिखा रहा है वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब जो बेरोज़गारी की लागत है, बेरोज़गारी से हमें क्या क्या हानि हुई है। फर्स्ट है उत्पादन की हानि, कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है क्योंकि श्रम बल नहीं मिल पाता। यहाँ उत्पादन की हानि का अभिप्राय कम उत्पादन या कम आय से है, जिसका कारण बेरोज़गारी है। चूँकि बेरोज़गार व्यक्ति कुछ भी उत्पादित नहीं करते, उत्पादन की हानि की लागत बहुत उच्च होती है, अर्थात अधिक बेरोज़गारी का अर्थ कम उत्पादन एवं उसके विपरीत भी है। ठीक है, उत्पादन की हानि होती है। सेकंड है आय वितरण पर प्रभाव, यानी निर्धनता बढ़ती है। जब प्रति व्यक्ति आय जो कम होगी तो उससे निर्धनता बढ़ेगी। बेरोज़गारी की तलाश धनी व्यक्ति की तुलना में निर्धन व्यक्ति के लिए अधिक होती है, अतः बेरोज़गारी की कुल लागत विभिन्न व्यक्तियों के बीच विभिन्न तरीके से वितरण की जाएगी। ठीक है, ये एक डायग्राम है, रियल GDP परसेंटेज, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। संघर्षात्मक बेरोज़गारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड इज़ नौकरी ढूंढना, जॉब सर्च। इसमें देख लेते हैं जब कोई व्यक्ति एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र होना चाहता है, परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, तक बेरोज़गार रहता है। उदाहरण विवाह के पश्चात महिलाएँ कुछ समय के लिए नौकरी छोड़ने का निश्चय लेती हैं। तो इस टाइम पे जो उस टाइम पीरियड में कि एक से दूसरे जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो वो बेरोज़गार रहेंगे तो उसको संघर्षात्मक यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। सेकंड इज़ नौकरी ढूंढना, जॉब सर्च। एक सीमा तक व्यक्तियों का बेरोज़गार होना उनकी अपनी इच्छा होती है। इस प्रकार की बेरोज़गारी एक प्रकार से ऐच्छिक बेरोज़गारी का एक प्रकार माना जाता है। संघर्षात्मक बेरोज़गारी का कारण नौकरी ढूंढना है। ठीक है, ये एक इच्छात्मक है कि मतलब जब तक व्यक्ति बेरोज़गार होना चाहता है तो वो बेरोज़गार है, नहीं तो फिर जॉब सर्च करता है, नौकरी ढूंढता है। अब संघर्षात्मक बेरोज़गारी के जो कारण हैं, फर्स्ट इज क्षेत्रीय परिवर्तन, औद्योगिक तथा क्षेत्रों के मध्य मांग की संरचना में परिवर्तन अर्थव्यवस्था में संघर्षात्मक बेरोज़गारी का कारण है। कि क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण कि एक जगह जॉब नहीं मिली तो दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र करवाता है। तकनीकी परिवर्तन और नवप्रतन, उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन या नई तकनीक और नवप्रतन होना श्रमिकों की नौकरियों की आंख में खाने का कारण बन सकती है। इससे श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती, नई तकनीक में इससे उत्पादन किया जाता है। इसके कारण भी संरचनात्मक बेरोज़गारी बढ़ती है। फर्मों का विनाश होने के कारण भी संरचनात्मक बेरोज़गारी बढ़ती है। फर्मों का विनाश भी कई श्रमिकों की नौकरियों के खोने का खतरा कारण बनता है। श्रमिकों का खराब प्रदर्शन भी संघर्षात्मक बेरोज़गारी का उदाहरण है। इसको कम करने के लिए जो नीतियां हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है दृढ़ बेरोज़गारी बीमा नीति। संघर्षात्मक बेरोज़गारी के स्तर को कम करने के लिए सरकार एजेंसियों को रोज़गार के अवसर तथा श्रमिकों के कामों के बारे में सूची इकट्ठा करनी चाहिए, जिससे कि नौकरियों तथा श्रमिकों की कुशलता में मेल हो जाए। सेकंड है श्रम दृढ़ता तथा प्रत्यक्ष बेरोज़गारी। जब प्रचलित मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक होती है, इसके कारण जो लोग काम करने के लिए इच्छुक होते हैं उन्हें भी नौकरी के लिए
प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके कारण भी संघर्षात्मक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।